Hello everyone, this is Raju Devakar. Welcome to all on my channel Commerce Hunt. So today's topic is concept of commerce, business and its characteristics. Lecture number 1, subject business studies of class 11, chapter number 1. So this topic is a general topic which is beneficial to all the students who are connected to commerce. These are our social media handles. You can follow us with the help of this link, Facebook, Instagram, Telegram। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, और आपको लगता है जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वैल्यूएबल है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अदर्स स्टूडेंट से, जिनसे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और लास्ट में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कैरियर प्लानिंग। बेसिकली ये टर्म है कैरियर प्लानिंग। ये है क्या? मतलब अपने कैरियर की प्लानिंग करना कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। अब बेसिकली क्लास 10 पास आउट करने के बाद स्टूडेंट क्लास 11th में जब आते हैं तो आने से पहले उनके माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो अपनी स्ट्रीम्स का सिलेक्शन करते हैं। तो बेसिकली जब वो अपनी स्ट्रीम्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जो उन्हें हेल्प करेगा अबाउट कैरियर प्लानिंग एंड स्ट्रीम सिलेक्शंस। द फर्स्ट पॉइंट इज़ नो योर वैल्यूज़। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी खुद की इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसे जानना है, ठीक है। देन लर्न अबाउट योर सेल्फ। अब क्या करना है, अपनी इंडिविजुअल्स स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी जानना है, ठीक है, और उसे आइडेंटिफाई करना है। देन आइडेंटिफाई योर स्किल्स। स्किल्स का मतलब क्या है कि आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, आपकी पावर क्या है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में लगता है, तो उस चीज़ को भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन रिसर्च कैरियर ऑप्शन। इसके बाद क्या करना है, अब आपने जो भी स्ट्रीम चूज़ किया है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या करोगे, आप करोगे रिसर्च, ठीक है। अब रिसर्च रिगार्डिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और प्रेजेंट स्टेटस और फ्यूचर स्टेटस। देन इसके बाद क्या करना है, लिंक योर मेजर्स एंड योर कैरियर। मतलब क्या करना है, अब आपने जो भी सिलेक्शन किया है उसका लिंक करना है, ठीक है, किससे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से, जिससे आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हो वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कॉमर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो बेसिकली एक टर्म आता है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है क्या, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इज़ एन आइडिया, इमेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और एक्टिविटी। मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब किसी भी इमेज से हो सकता है, किसी भी आइडिया से हो सकता है, किसी भी अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है, जो किसी पीपल से रिलेटेड हो सकती है, किसी थिंग से रिलेटेड हो सकती है और किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वे में कॉमर्स की बात करें कि कॉमर्स है क्या, तो कॉमर्स इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। मतलब क्या है, कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो डील करती है बिजनेस में और उसके ऑपरेशंस में, ठीक है। अब ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या कॉमर्स। कॉमर्स इज़ डिवीज़न ऑफ ट्रेड एंड प्रोडक्शन which deal with the exchange of goods and services from producer to final consumer। तो बेसिकली कॉमर्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो डिवीज़न किया गया है ट्रेड का, ठीक है, वो कैसे किया गया है, और प्रोडक्शन, और जो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके एक्सचेंज में। और जो एक्सचेंज है वो कैसे होगा, वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर से। प्रोड्यूसर कौन है, जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी भी गुड्स की। क्लियर। अब आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस एज टू ट्रेड। तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि कॉमर्स है क्या, और वन लाइन में अगर कॉमर्स को डिफाइन करें तो कॉमर्स इज़ द ट्रेड प्लस एज टू ट्रेड। तो कॉमर्स में हम क्या करते हैं, ट्रेड एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं प्लस एज टू ट्रेड एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। ट्रेड एक्टिविटी मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसे कहते हैं, और दूसरा एज टू ट्रेड मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड एक्टिविटी में हेल्प करें और सपोर्ट करें, ठीक है।
अब जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्स क्या है, एक सम है ट्रेड और इशू ट्रेड एक्टिविटीज़ का। ट्रेड में बेसिकली हम कुछ कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं जिसमें आता है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड मतलब ट्रेड कर रहे हैं हम इंटरनली और एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं हम एक्सटर्नली। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इंटरनल ट्रेड में हम दो कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि हम कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हैं वो बल्क में परचेस कर रहे हैं, और रिटेल में हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिटेलिंग कर रहे हैं। देन इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में कुछ टर्म्स आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। तो बेसिकली ये टर्म है रिगार्डिंग अ ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि आप किसी फॉरेन कंट्री से, ठीक है, अपनी कंट्री में कोई भी गुड्स को लेकर आ रहे हो या मंगा रहे हो। जैसे करेंटली इंडिया ने फ्रांस से कुछ परचेज़ किया है प्रोडक्ट, ठीक है, और वो प्रोडक्ट क्या है, राफेल, जिसके बारे में हर कोई जानता है। एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर इंडिया चाइना को कोई गुड्स सेंड करे और सेल करे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एंटरपोर्ट क्या है कि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। जस्ट एग्जांपल एक शॉर्ट में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ 3 कंट्री इन्वॉल्व हैं, एक इंडिया हो गया, ठीक है, एक चाइना हो गया और एक यूएसए हो गया। मान लो इंडिया ने यूएसए से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है, पर जो भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो कंजम्पशन पर्पज़ से नहीं किया है, वो जस्ट सेल पर्पज़ से किया है। यूएसए से परचेज़ किया और उसे सेल आउट कर रहा है चाइना को। तो यहाँ क्या हुआ, इंपोर्ट एक्टिविटी भी हो रही है और एक्सपोर्ट एक्टिविटी भी हो रही है, पर क्या हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, नॉट फॉर कंजम्पशन। तो इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट। क्लियर। अब बात करते हैं इशू ट्रेड में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जो कि ट्रेड एक्टिविटी में हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। तो आपको पता है जब भी हम ट्रेड एक्टिविटी करते हैं तो ये सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं ट्रेड एक्टिविटी में। क्लियर। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कॉमर्स और व्हाट आर द टर्म्स विच इज़ इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्स। बाय स्टडी कॉमर्स मतलब कॉमर्स को स्टडी क्यों करें और क्या नीड पड़ी कि कॉमर्स को स्टडी किया जाए, ठीक है, या क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली कॉमर्स हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को। अब वो जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहले ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो कहीं ना कहीं डेवलप करता है और ग्रो करता है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसे, और हेल्प करता है। ठीक है, देन लार्ज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लार्ज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स वाला जो रोल है वो विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स इंक्रीज होता है। ठीक है, देन क्रॉस कंट्री इम्प्लीकेशंस। अगर मान लो आप है ना अपनी कंट्री से बाहर कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे हम टर्म देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंट्री से अदर कंट्रीज से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो जिसे बोलते हैं क्रॉस कंट्री इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनली अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हो। देन वाइड चॉइस ऑफ कैरियर। ठीक है, तो कॉमर्स के थ्रू क्या होता है कि आपको वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स मिल जाती हैं और वैरायटी ऑफ एरियाज़ मिल जाते हैं जहाँ आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। देन एक्सीलेंट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। और बेसिकली क्या है कि इस स्ट्रीम्स के थ्रू क्या होता है, जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं क्या होती है, टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाती है अगर आप उसके लिए बेटर इनपुट और बेटर आप एफर्ट्स देते हैं। देन अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स, तो दोनों सेक्टर्स के अपने अपने फीचर्स हैं, तो पर डिपेंड करता है आप अपने कितने एफर्ट्स देते हैं इस फील्ड में। ठीक है, पर ये हेल्प करता है आपको जो भी कंपनसेशन पैकेज है उसे इंक्रीज करने में और डेवलप करने में। क्लियर। देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी which has to learners or entrepreneurs or variety of field just like a professional practice and employment। मतलब कैरियर इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। देन एम्प्लॉयमेंट, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है।
अब बात करते हैं व्हाट आर द कैरियर्स अपॉर्चुनिटी इन कॉमर्स, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करने के बाद आपके सामने कौन कौन सी फील्ड शो होती हैं या आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, कौन कौन सी मार्केट्स ओपन हो जाती हैं जहां आप एंटर कर सकते हो और अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले कॉमर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीए कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और सीए बन सकते हो, जिसे हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, देन सीएस अदर फील्ड है जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। देन फाइनेंस की फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस की फील्ड में भी अपना कैरियर को डेवलप कर सकते हो। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, ये भी इम्पोर्टेंट फील्ड है। ठीक है, जिसमें आप सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड वर्किंग है और जो भी एक्टिविटी है अगर आप उसमें एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, या आप अच्छा कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एज अ इकोनॉमिस्ट यू कैन डेवलप योर सेल्फ। देन LLB कर सकते हैं और MBA कर सकते हैं। इसके बाद और भी फील्ड हैं जो हेल्प करती हैं आपको अपने कैरियर को ग्रो करने में और डेवलप करने में, जैसे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में और टैक्सेशन में, ठीक है, तो वो इस फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देन ई-कॉमर्स, जैसा भी हमने बात की कॉमर्स की, तो जो भी कॉमर्स की जो भी एक्टिविटी हैं अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक वे में और ऑनलाइन वे में प्रमोट करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम ई-कॉमर्स के फील्ड में अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। एज अ एंटरप्रेन्योरशिप और एज अ वोकेशनल भी कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ नया जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू और वोकेशंस के थ्रू अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, जैसे आपके कुछ है ना फीचर्स को बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इज़ रिस्क टेकिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, माना भी जाता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अदर फील्ड की, बैंकिंग। ठीक है, आप बैंक में एज अ क्लर्क, एज अ PO और एज अ मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं। द अदर फील्ड इज़ टीचिंग। आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मुझे टीचिंग की लाइन में एंटर करना है और टीचर बनना है, तो आपके लिए एक ये भी फील्ड है कि आप टीचर, एज अ टीचर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देन IAS और रिसर्च। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इस फील्ड में भी आप अपने आप को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप एंटर कर सकते हैं इस फील्ड में और इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और अपने कैरियर को भी डेवलप कर सकते हैं। और जो रिसर्च है ये भी न्यू तो नहीं कहेंगे, ठीक है, पर हाँ आपको एक नया एरिया देती है कि आप इस फील्ड में एज अ रिसर्चर अपना कैरियर को डेवलप करते हैं या कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कॉमर्स की बात कर ली हमने, अब बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस को समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोस एक्टिविटीज़ विच इज़ कैरिड आउट बाय ह्यूमन। मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसे हिंदी में बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं और ऐसी एक्टिविटीज़ जो किसी भी मैन और पर्सन के थ्रू की जाएं उसे बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोस एक्टिविटीज़ विच इज़ कैरीड आउट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मनी और इनकम। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मनी जनरेट करना है या प्रॉफिट जनरेट करना है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर हम कुछ फील्ड को इंक्लूड करते हैं, जैसे बिजनेस हुआ, प्रोफेशन हुआ और एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इन टर्म्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, और बेसिकली ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अमानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, या आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हिंदी में बोलते हैं अनार्थिक क्रियाएं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मनी जनरेट करना नहीं है। ठीक है, ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सोशल बेनिफिट के लिए की जाती हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए की जाती हैं, जैसे लेज़र टाइम एक्टिविटीज़, जस्ट लाइक अ प्लेजर। अगर आपको कोई खुशी मिलती है किसी काम को करने
से तो आप इस एक्टिविटीज़ को करते हैं। देन फैमिली ऑब्लिगेशन एक्टिविटीज़ जस्ट फॉर लव एंड सिंपैथी, ठीक है, फैमिली के लिए आपको को कुछ करना है तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। देन रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, अपने मतलब जो भी मेंटल है उसे सेटिस्फेक्शन देना है तो आप रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। और लास्ट इज सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज जस्ट लाइक फॉर सिंपैथी फॉर अदर, आप सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या अनार्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय बिजनेस। बेसिकली जो बिजनेस है वो है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ goods and services with the main purpose of earning profits through the satisfaction of human wants। तो बेसिकली आपने ये डेफिनेशन देखी, ठीक है, अब इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो बिजनेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। और बिजनेस में क्या होना चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्शन होगा तभी बिजनेस आगे कंटिन्यू कर पाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं गुड्स का क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग भी होगी, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो भी गुड्स बनाया गया है अब उसका एक्सचेंज भी होना चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड्स बनाया अब वो कहीं ना कहीं लास्ट और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और जो बिजनेस है उसका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब क्या होगा, जो भी ह्यूमन वांट्स हैं वो सेटिस्फाई होंगी, मतलब जो कंज्यूमर है वो फुली तरीके से सेटिस्फाई होगा, तब क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो मैन्युफैक्चरर को अचीव होगा और जो बिजनेसमैन है उससे प्रॉफिट अचीव होगा। तो हम शॉर्ट में बात करें तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो हेल्प करती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, जिसके हेल्प से क्या होता है, जो भी प्रॉफिट है वो अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स और टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। क्योंकि आपको ही पता है अगर एक बार आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो वो फ्यूचर में आपके लिए लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा। बिजनेस के बारे में और डिटेल में हम बात करें, मीनिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं। बिजनेस में बी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वाइल सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स और इन सोसाइटी। तो बेसिकली जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है, पर कुछ टर्म्स डिफरेंट है यहाँ पर। जैसे बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ का होना जरूरी है, जैसे प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, परचेस हुआ, सेलिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, मार्केटिंग हुआ, फाइनेंसिंग हुआ, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस ऑपरेशन में डील करती हैं, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू ही जो बिजनेस है वो रन कर सकता है। और बिजनेस का मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। और ये प्रॉफिट कैसे अचीव होगा, जब आप है ना ह्यूमन नीड्स की, ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसे कंप्लीट करेंगे, तभी क्या होगा, आपको प्रॉफिट अचीव होगा और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अब बिजनेस में हम कुछ टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर दिया। देन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आपको पता है जब मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कराता है तो कोई भी जब फाइनल गुड बनता है तो उसके बनने से पहले भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है फिनिश प्रोडक्ट, देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड लास्ट फाइनल प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या होता है, कच्चा माल परचेस किया जाता है, ठीक है, फिर उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद फाइनल गुड्स बनता है जो आपको मार्केट से मिलता है। देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी सेलिंग का होना भी ज़रूरी है, जब सेलिंग होगी तभी हैं जो ह्यूमन वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि बिजनेस क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलते रहना चाहिए, जब तक चलता रहेगा तब तक बिजनेस भी चलेगा और साथ साथ जो भी प्रॉफिट है वो भी अचीव होता रहेगा। देन प्रॉफिट अर्निंग आपको क्लियर है। और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, आपको पता है जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर पर और अदर फैक्टर्स पर, तो अनसर्टेनिटी रहती है कि आपको प्रॉफिट अचीव होगा या नहीं होगा, क्लियर।
और एलिमेंट ऑफ रिस्क, जैसे भी मैंने आपको डिस्कस किया कि रिस्क फैक्टर तो बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, आप इसे जस्ट एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, आप इसे जस्ट रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं, देयर आर वेरियस डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय वेरियस ऑथर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज जनरल डेफिनेशन, फर्स्ट इज जनरल डेफिनेशन एंड सेकंड इज स्पेसिफिक डेफिनेशन। तो जो जनरल डेफिनेशन है वो कौन सी डेफिनेशन होती हैं और जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो कौन सी डेफिनेशन होती हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरल डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन होती हैं जो क्या है कोई भी पर्सन दे सकता है, ठीक है, और स्पेसिफिक डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन होती हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑथर और राइटर के द्वारा दी जाती है, क्लियर। तो जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं, बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोस एक्टिविटी विच आर concerned with the production and purchase and sale of goods and services with the purpose of selling them at a profit। तो बिजनेस का मतलब अब आपको क्लियर भी हो गया, आपने मीनिंग में भी डिस्कस कर लिया और डेफिनेशन में भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वी.ओ. व्हीलर, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। मतलब क्या है, बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, बिजनेस ऑपरेशन में तो डील करता ही है, जिससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सोसाइटी को मिलेंगे, ठीक है, और सोसाइटी को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव भी होता है बिजनेसमैन का कि उससे कहीं ना कहीं उसके रिटर्न में क्या मिले, गेन मिले, प्रॉफिट मिले। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं बिजनेस की। फर्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, लाभ कमाना। तो प्रॉफिट मोटिव्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए या ग्रोथ के लिए बिजनेस में प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी तरीके से जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है, और वो अच्छी तरीके से अपनी इमेज मार्केट में सेटअप कर सकता है। Then next objectives of business or characteristics of business is economic activity. It involves production and distribution of goods and services for earning money। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं ना कहीं मनी का जनरेशन है, ठीक है, मनी जनरेट होनी चाहिए कैसे भी हो, वो कैसे होगी, प्रोडक्शन करेंगे तब होगी, सेलिंग करेंगे, परचेसिंग करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है, अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर और कस्टमर एट अ प्रॉफिट। मतलब जब कस्टमर की जो यूटिलिटी है, जो उसकी नीड्स हैं, जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो बिजनेस का अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, वो अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस एंड और बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग दैम टू अदर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए बिजनेस में, ठीक है। जब रेगुलर डीलिंग होगी तो कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू वो बिजनेस चलता रहेगा। नाउ कंटिन्यूटी इन डीलिंग, a single isolated transaction of purchase and sale will not constitute business। Recurring or repeated transaction of purchase and sale alone mean business। तो बेसिकली क्या है, अगर आप एक बार परचेस कर लेंगे या एक बार सेल कर लेंगे, क्या वो बिजनेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में क्या है, कंटिन्यू रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस है कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, रेगुलर उसकी सेलिंग होनी चाहिए, रेगुलर उसकी परचेसिंग होनी चाहिए। अगर इस तरीके से हुआ एक्टिविटी तो जो बिजनेस है वो कंटिन्यू ग्रो करेगा, कंटिन्यू डेवलप करेगा और कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है उसे प्रॉफिट अचीव होगा। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। तो बेसिकली क्या है, बिजनेस में क्या है, सेल होना चाहिए,
ट्रांसफ़र होना चाहिए और एक्सचेंज होना चाहिए। अब ये किस चीज़ का होगा? जो भी हमारे गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर सेलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसफ़र होना चाहिए और प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज होगा तभी क्या होगा, एक साइड से क्या होगा, जो भी गुड्स है वो कस्टमर को मिलेगा और कस्टमर रिटर्न में क्या देगा, वो पे करेगा मनी। ठीक है, जिसके थ्रू बिजनेसमैन को प्रॉफिट अचीव होगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? अनसर्टेनिटी इंडिकेट करता है कि आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी बनी रहती है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नाउ देन नेक्स्ट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जो बिजनेस है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। इट रिक्वायर प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉ। तो बेसिकली जो पर्सनल स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस हैं वो कहीं ना कहीं आर्ट्स को इंडिकेट करती हैं और जो प्रिंसिपल्स एंड लॉ हैं वो इंडिकेट करते हैं साइंस को। तो इस तरीके से जो बिजनेस है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, मतलब कला भी है और विज्ञान भी है। नाउ द नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स of business is consumer satisfaction. It is required to satisfy the needs of customer. बिजनेसमैन हमेशा ट्राई करता है और हमेशा कोशिश करता रहता है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट से जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो, उनसे उनकी नीड्स सेटिस्फाई हों, उनकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हों। अगर कस्टमर एक बार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो बिजनेसमैन के लिए कहीं ना कहीं अल्टीमेट एक प्रॉफिट ही है। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, देन बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज़ आस्क और कमेंट। थैंक यू।